नमस्कार, मैं मोइन खान मैथ्स बाय मोइन सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 12th क्लास की मैथमेटिक्स में मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया है आव्यू। उस चैप्टर में मैंने कुछ उसकी बेसिक क्लास कल डाल दी थी। आज मैं इस चैप्टर को आगे लेकर चलना चाहता हूं। दोस्तों, इस आव्यू चैप्टर में एक बार जान लीजिए कि आव्यू हम लोगों ने कल जाना था कल की क्लास में कि आव्यू क्या होता है। आव्यू ब्रैकेट्स के रूप में ही होता है, आयताकार ब्रैकेट हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है। आव्यू के क्रम को हम लोगों ने जाना कि क्रम होता है, इसमें आव्यू के क्रम में हम लोग जानते हैं कि m इंटू एन से लिखते हैं। m पंक्तियों की संख्या होती है और n यहाँ पर स्तंभों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। इस पंक्ति और स्तंभों की संख्या अर्थात किसी भी आव्यू के क्रम को हमने कल किस तरह से ज्ञात किया जाता है। मैंने आव्यू के क्रम को बताया, पंक्ति को मैंने बताया, स्तंभ को मैंने बताया कि स्तंभ क्या होता है। कल की आप बेसिक क्लास जाकर के देख लीजिए, वहां पर आपको ये सारी चीज आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, आज की इस क्लास में आव्यू में हम 4.1 की ओर जब बढ़ते हैं तो हमारा टॉपिक आता है कि आव्यू के प्रकार। तो दोस्तों, आव्यू के प्रकार में सबसे पहला प्रकार हमारा जो आता है वो आता है स्तंभ आव्यू। स्तंभ आव्यू की मैं बात करूंगा। मैंने बताया था कि स्तंभ क्या होता है। अगर एक साधारण भाषा में मैं बात करूं, एक साधारण भाषा में मैं स्तंभ की पहचान बताऊं तो आपको जो खंबे नुमा संरचना जो दिखाई देती है, अर्थात खड़ी हुई संरचना जो दिखाई देती है वो स्तंभ होता है। और जो धरती नमा पड़ी हुई संरचना आपको दिखाई देती है दोस्तों, वो पंक्ति। मैंने आपको इसकी एक पहचान बताई थी साधारण बोलचाल की भाषा में। आज मैं डिस्कस करूंगा कि स्तंभ आव्यू दोस्तों क्या होता है। मैं बोल रहा हूं, आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि एक आव्यू स्तंभ आव्यू कहलाता है। एक आव्यू स्तंभ आव्यू कहलाता है। स्तंभ आव्यू कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ हो, केवल एक स्तंभ हो। दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिए, एक आव्यू स्तंभ आव्यू कहलाता है। एक ध्यान दीजिए, लिखिए, मैं बोल रहा हूं कि एक आव्यू स्तंभ आव्यू है यदि उसमें केवल एक स्तंभ हो। अब यहां से मैं इसकी पहचान और बता देता हूं कि एक स्तंभ से हमारा मतलब क्या है। दोस्तों, मैंने कहा कि स्तंभ एक खड़ी संरचना हमें दिखाई देती है। इस प्रकार से वाली संरचना खड़ी होती है। तो दोस्तों, हम आव्यू की बात करें, आव्यू में केवल एक ही स्तंभ हमें दिखाई देता है। जैसे मैं बात करूं 1 2 3 4, ये एक ही स्तंभ है दोस्तों। इसमें स्तंभों की संख्या एक ही है जो खंबे नुमा में संरचना पड़ी हुई दिखाई दे रही है। अगर इसमें पंक्तियों की संख्या बात करूं तो पंक्तियों की संख्या इसमें 4 है। दोस्तों, यहां तक की बात आपको क्लियर समझ में आई होगी। और मैंने कहा था कि किसी भी आव्यू के क्रम को m इंटू एन के रूप में लिखते हैं। n क्या है? पंक्तियों की संख्या 1 2 3 4, अर्थात इस तरह जब हम चलेंगे तो पंक्तियों की संख्या 4 होगी। और स्तंभों की संख्या कौन है? n, अर्थात इसका क्रम हो जाएगा 4/1 का। यहां से दोस्तों एक निष्कर्ष निकलता है कि जब भी हम एक स्तंभ आव्यू की बात करेंगे, लाइक कुछ इस प्रकार से A11 A21 A31 अब इस तरह से हम चलते जाएं, तो कहीं इस तरह से चलते जाएं तो AN1 पर हम जाकर के रुक जाएंगे। दोस्तों, मैंने कल डिस्कस कर दिया था। क्योंकि हमारा यहाँ पर देखिए एक अर्थात स्तंभों की संख्या चेंज नहीं हो रही है। स्तंभ हमारा केवल एक ही है। लेकिन देखते हैं 1 2 3 4 अप टू डैश डैश डैश, इस प्रकार से चलता जाएगा तो हमारी यहाँ पर पंक्तियों की संख्या बदल रही है, ना कि स्तंभों की संख्या। इसलिए इसका जो क्रम होगा वो होगा m इंटू 1। क्योंकि स्तंभों की संख्या हर कंडीशन में समान होगी, ये नहीं बदलेगी। m क्या है? पंक्तियों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि आपको स्तंभ आव्यू समझ में आया होगा। दूसरे अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, तो दूसरी डेफिनेशन हमसे कहती है पंक्ति आव्यू। सेम डेफिनेशन है दोस्तों पंक्ति आव्यू की भी, लेकिन एक चीज छोटी सी नोट करना कि वह आव्यू जिसमें
जिसमें केवल एक पंक्ति हो, जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। दोस्तों एक पंक्ति आव्यूह क्या होगा कि जिसमें केवल एक पंक्ति हो, अर्थात पंक्ति का मतलब आते ही आपके माइंड में चलना चाहिए कि धरतीनुमा पड़ी हुई समान संरचना। दोस्तों इस स्तंभ पंक्ति आव्यूह की मैं बात करूं जैसे 1 2 3 4 यहां तक कुछ इस प्रकार से अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों हमारा एक ये पंक्ति आव्यूह है। इस पंक्ति आव्यूह में हम बात करें तो पंक्ति दोस्तों हमारी फिक्स है एक, लेकिन अगर कॉलम की बात करें, शायद स्तंभों की बात करें तो स्तंभों की संख्या बार बार चेंज होती जा सकती है। स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। तो दोस्तों इसमें 1 2 3 4 अर्थात इसके क्रम की बात करूं तो पंक्ति 1 है और इसमें स्तंभों की संख्या दोस्तों 4 है, तो इसका क्रम 1/4 आ गया है। शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पंक्ति आव्यूह समझ में आया होगा। और मैं बताना चाहूं कि किसी भी पंक्ति आव्यूह का जो क्रम होगा वो 1 × n होगा, क्योंकि दोस्तों अभी हमने कुछ देर पहले देखा था वहां पर स्तंभों की संख्या 1 थी, यहाँ पर पंक्ति की संख्या 1 होगी क्योंकि ये पंक्ति आव्यूह है और वो स्तंभ आव्यूह था। शायद डिफरेंस आपको समझ में आया कि पंक्ति आव्यूह वो आव्यूह होता है जिसमें केवल एक पंक्ति होती है। यहां तक की बात आपके क्लियर हो गई होगी। अगले आव्यूह की ओर मैं चलता हूं। अगला आव्यूह हमारा जो होता है दोस्तों नंबर 3 पर जो आता है वो होता है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह दोस्तों वर्ग आव्यूह की डेफिनेशन की मैं बात करूं, एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति व स्तंभ की संख्या समान हो, स्तंभ की संख्या समान हो वो वर्ग आव्यूह कहलाता है। लास्ट क्लास में भी मैंने इसके बारे में कुछ जानकारी दी थी दोस्तों। मैं यहाँ पर भी बात करूं, मान लीजिए हमारा ये कुछ इस तरह से है 1 2 3 और 4। अगर हम इसमें बात करें तो आप मुझे बताइए 1 और 1 2 कितनी हमारी पंक्ति है दोस्तों 2, स्तंभ हमारा 1 और 1 2, स्तंभ भी हमारे कितने हैं 2। अर्थात यहाँ पर हमने नोट किया कि m और n अर्थात m बराबर में n हो सकता है जब वर्ग आव्यूह होगा। अब आप कहोगे कि m बराबर n क्यों हुआ, क्योंकि हमारा वर्ग आव्यूह की परिभाषा से हम जानते हैं कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो वो आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाता है। यहां तक की बात आपके समझ में आ गई होगी दोस्तों। उसके बाद में हम अगले आव्यूह की ओर चलते हैं। उस आव्यूह की परिभाषा बताने से पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूं। 4 नंबर का हमारा आव्यूह है वो है विकर्ण आव्यूह। दोस्तों विकर्ण आव्यूह की मैं बात करूं, मान लीजिए हमारा एक आयत है, इस आयत का डायगोनल जिसे हम कहते हैं वो विकर्ण इस तरह से होता है। अर्थात अब विकर्ण आव्यूह की परिभाषा यहां से निकल करके आती है, एक ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य हो। एक ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयवों को छोड़कर के अन्य सभी अवयव शून्य हो वो आव्यूह हमारा विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। मान लीजिए हमारे पास इसकी हम बात करें तो 1 0 0 1 अर्थात दोस्तों इसमें एक चीज नजर आ रही होगी, इसका क्रम तो 2/2 का है। इसमें विकर्ण के अवयव 1 और 1 है, तो विकर्ण के अवयव यहाँ पर शून्य नहीं है। बाकी सभी विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सभी अवयव शून्य होंगे, वो विकर्ण आव्यूह होगा। इसका और दोस्तों ध्यान ये भी दीजिएगा कि विकर्ण आव्यूह की बात करें तो विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है। और एक मैं 3/3 क्रम का आव्यूह की परिभाषा दे देता हूं। मान लीजिए 1 0 0
010 तो दोस्तों ये भी हमारा एक विकर्ण अवयव होगा, क्योंकि इसके विकर्ण पर अवयवों को छोड़कर अन्य सभी अवयव 0 हैं, अर्थात ये 3/3 का होगा। अब इसकी आपको टेंशन नहीं होगी कि 3/3 का कहां से आया, आपको समझ में आ गया होगा यहां तक की बात। विकर्ण अवयव दोस्तों हम लोगों ने जाना, इस विकर्ण अवयव में अगला अवयव हमारा सेम इसी की परिभाषा पर आता है, अदिश अवयव। तो दोस्तों अदिश अवयव हमारा वो होता है जिसमें विकर्ण के अवयव समान हो। एक ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव समान हो विकर्ण अवयव कहलाता है, अदिश अवयव कहलाता है। दोस्तों मैंने जहां पर एक एग्जांपल दिया, यहां पर मान लीजिए इस विकर्ण अवयव की मैं बात करूं, 1 मिनट पीछे और जाइए आप, जैसे 1 2 3 आ जाता है, ये 0 आ जाता है, 0 आ जाता है, ये 0 ये 0 ये 0 0 मान लीजिए ये आपका विकर्ण अवयव है, ये आपका विकर्ण अवयव है। लेकिन मैंने वहां पर 1 1 दिखाया था, ये भी आपका विकर्ण अवयव है दोस्तों, लेकिन ये अविकर्ण अवयव होने के साथ साथ एक अदिश अवयव भी है। अदिश अवयव की परिभाषा हमसे कहती है कि उसके विकर्ण पर उपस्थित अवयव समान होने चाहिए। इसके विकर्ण पर 1 है। यहां पर अगर 2 2 होता, यहां पर अगर 3 3 होता तो भी एक अदिश अवयव होता। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर 2 2 होता तो भी एक अदिश अवयव होता, और अदिश अवयव होने के साथ साथ ये एक विकर्ण अवयव भी होगा, क्योंकि विकर्ण अवयव की परिभाषा कहती है दोस्तों कि उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य हो, वह विकर्ण अवयव कहलाता है। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे पॉइंट और हमारा उस पर हम डिस्कस करें तो 2 हमारे अवयव और बचते हैं दोस्तों। एक हमारा बचता है शून्य अवयव जिसका नाम ही शून्य हो गया दोस्तों, वो है ही शून्य। तो शून्य अवयव को हम कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, ये चीज नोट करना। तो शून्य अवयव एक ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो, अर्थात जिसके सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। ये एक ऐसे अवयव हैं जिनके सभी अवयव क्या हैं, शून्य हैं। शून्य अवयव देखो ये 1/1 क्रम का है, और ये 2/2 क्रम का है, ये 3/3 क्रम का है अवयव, ये शून्य अवयव की कैटेगरी में कहलाता है। और एक होता है दोस्तों हमारा इकाई अवयव। इकाई अवयव उसे कहते हैं जिसमें विकर्ण के अवयव 1 हो, जिसमें विकर्ण का अवयव 1 हो, अर्थात 1 0 0 1। इसमें विकर्ण पर अवयव 1 है, और हम बात करें मान लीजिए हमारा इस तरह से 1 0 0 1 0 सॉरी 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा एक इकाई अवयव है। इकाई अवयव देखो मैंने एक बात नोट की कि हमारे चाहे विकर्ण अवयव की बात कर लें, चाहे अदिश अवयव की बात कर लें, चाहे हम वर्ग अवयव की बात कर लें, तो ये सारे के सारे वर्ग अवयव पर डिपेंड करेंगे। ये चीज आपको बहुत क्लियर से समझ में आई होगी। यहाँ तक कि मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वर्ग अवयव समझ में आया होगा। जितने भी अवयव मैंने इसकी परिभाषा दी है, ये अवयव आपको स्टेप बाय स्टेप करके समझ में आ गए होंगे। अब मैं बात करूं एक स्पेशल पॉइंट की जो 4.1 को नस्ते नाबूद कर देगा दोस्तों। वो पॉइंट हमारा है, एक 2 मिनट में आपके और लूंगा उस पॉइंट को खत्म करने में। वो पॉइंट हमारा है जो 4.1 के सभी क्वेश्चंस को सोल्व करने में हमारी सहायता करेगा। फिर मैं आगे वाली जो आने वाली क्लास है उसमें आपको एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस करवा दूंगा। वो हमारा पॉइंट है अवयव की समानता। अवयव की समानता मेरा कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए हमारा कोई ए अवयव है और कोई बी अवयव है। ए और बी अवयव समान कब होंगे, तो उसके पीछे एक कंडीशन है कि 2 अवयव हमारे कब समान होंगे। मान लीजिए हम एक अवयव की आप कहीं मान लीजिए कुछ इस तरह से मान लेते हैं 1 2 3 4, कुछ इस तरह और ले लेते हैं हम 5 6 7 8। ये कोई ए अवयव है, ये हमारा कोई बी अवयव है। तो दोस्तों ए और बी अवयव कब बराबर होंगे, कब वो समान होंगे, जब उनके क्रम समान होंगे। जब उनके क्रम समान होंगे। इसके क्रम की मैं बात करूं 2 पंक्ति 2 स्तंभ हैं। इसके क्रम की मैं बात करूं 2 पंक्ति 2 स्तंभ हैं, अर्थात इन दोनों का क्रम समान है।
अर्थात इन दोनों का क्रम समान है तो ये ए और बी आव्यूह समान आव्यूह कहलाएंगे। अगर दोस्तों इन दोनों का क्रम समान नहीं होता, इन दोनों की कोटि समान नहीं होती, तो ये दोनों आव्यूह आप लोगों के दोनों आव्यूह समान नहीं कहलाते। और एक स्पेशल पॉइंट जो क्वेश्चनों को नुस्ते नाबूद करेगा वो कहता है अगर दो आव्यूह के क्रम समान हो तो दो आव्यूह के प्रत्येक अवयव भी समान होंगे। मेरा कहने का मतलब यह है, एक फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल बताया है कि इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, प्रत्येक अवयव आपस में समान होंगे। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर x होता तो x का मान 5 हो जाता क्योंकि इसके असंगत अवयव समान होगा। अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पर y होता तो y का मान 6 हो जाता। क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है जब दो आव्यूह के क्रम समान होते हैं तो उनके प्रत्येक अवयव भी समान होंगे। आने वाली क्लास में आपके एग्जाम्पल और 4.1 जो आपका चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो खत्म कर दिया जाएगा। आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम देता हूं। इस क्लास में मैंने दोस्तों आपको आव्यूह के प्रकार बताए। पिछली वाली क्लास में मैंने आव्यूह का बेसिक पॉइंट्स क्लियर किए, आपको मैंने क्लियर करवाई। अगर दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।